ओके, तो आज हम पढ़ेंगे फोर्स एंड प्रेशर। क्लास 8 में एक चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, तो फोर्स होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं बेटा। तो हम ये कहते हैं कि फोर्स इज अ काइंड ऑफ पुश और पुल। फोर्स क्या होता है? तो हम कहते हैं फोर्स इज अ काइंड ऑफ पुश और पुल। बात समझ में आ रही है? मीन्स मतलब इसका बेटा ये है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो या तो हम उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं या फिर अपने से दूर उसको धकेल रहे होते हैं, मींस पुश कर रहे होते हैं। ठीक है, तो फोर्स को बेसिकली जब हम समझते हैं तो हम लोग सिर्फ पुश और पुल के फॉर्म में ही समझते हैं। हम लोग फोर्स के एप्लीकेशंस पढ़ते हैं बेसिकली। ठीक, हम क्या बोलते हैं कि फोर्स एक्सर्ट करके किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को हम चेंज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? भाई आप एक बॉल लेके आइए, रबर बॉल, आप उसको ऐसे फोर्स उस पर एक्सर्ट कीजिए तो स्फेरिकल बॉल होती है, बट आप उसका फोर्स एक्सर्ट करके आप उसका साइज कैसे कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। ठीक, शेप चेंज कर सकते हैं आप फोर्स एक्सर्ट करके, किसी ऑब्जेक्ट का साइज चेंज कर सकते हैं फोर्स एक्सर्ट करके। ठीक, फोर्स एक्सर्ट करके हम किसी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है तो फोर्स एक्सर्ट करके उस ऑब्जेक्ट के मोशन को हम रोक सकते हैं। ठीक, और अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो फोर्स एक्सर्ट करके हम उस ऑब्जेक्ट के को क्या कर सकते हैं? मोशन में भेज सकते हैं। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से हम ये कहते हैं बेटा कि फोर्स एक्सर्ट करके हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या है? दीज आर द बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है, अब अगर हम बेटा पढ़ें टाइप्स ऑफ फोर्सेस की, तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस में क्लास 8 में जो आप पढ़ते हैं तो उधर वहां पर सिर्फ दो ही फोर्सेस मेंशन किए गए हैं। कौन कौन से? कॉन्टैक्टिंग फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स। ठीक, जैसा कि कॉन्टैक्टिंग एंड नॉन कॉन्टैक्टिंग ये टर्म अपने आप को खुद डिफाइन कर रहा है। कॉन्टैक्टिंग का मतलब क्या हुआ? मींस किसी ऑब्जेक्ट में हम फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं बाय कमिंग इनटू द कांटेक्ट विद दैट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, भाई आपके टेबल में बुक रखी हुई है, अब वो बुक आपको अपने पास लेकर आना है, तो आप क्या करेंगे? आप बुक के क्लोज जाएंगे, बुक को पिक करेंगे, फिर अपने पास लेकर आ जाएंगे। मींस आप बुक के कांटेक्ट में गए। बात समझ में आ रही है? तो इस टाइप के फोर्सेस को हम कहते हैं कॉन्टैक्टिंग फोर्स। अब नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स की बात कर लेते हैं बेटा। आप ऐसे एग्जांपल ले लो, मैग्नेट का एग्जांपल ले लो। आपके पास एक पीस ऑफ मैग्नेट है, ठीक, और आपके पास कुछ आयरन नेल्स हैं। आपने क्या किया? नेल्स रख दिए। अब मैग्नेट का जो पीस है वो आपने अपने हैंड में ले लिया। जब आप उस मैग्नेट के पीस को आयरन के जो नेल्स पड़ी हुई हैं उनके क्लोज लेकर जाओगे, ठीक है ना, तो बिना टच किए ही वो आयरन नेल्स क्या होंगी? मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगी। मींस यहां पर फोर्स कैसा हुआ? नॉन कॉन्टैक्टिंग। भाई आपने मैग्नेट को नेल से टच नहीं कराया था, बट उसके क्लोज लेकर गए थे। ठीक है ना, जैसे ही आप उसके क्लोज लेकर गए तो आयरन नेल्स जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हुए? मैग्नेट से अट्रैक्ट हो गए। तो इस टाइप के फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स। ठीक है, तो कॉन्टैक्टिंग फोर्स को जब हम और डीप में जाके समझते हैं तो हम क्या कहते हैं कि आपका मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। ये जो फोर्सेस देख रहे हैं आप, ये बेसिकली कॉन्टैक्टिंग फोर्स में आते हैं। मस्कुलर फोर्स हम लोग डेली यूज में बहुत सारे काम करते हैं। आप पेन चलाते हैं, नो स्कूल बैग लेकर जाते हैं, तो अपने मसल्स का यूज करते हैं ना। ठीक है ना, आपने अपने हैंड में ये नोटबुक ले रखी है। नोटबुक कैसे ले रखी है? आपने मसल्स का यूज किया, मस्कुलर फोर्स का यूज किया, और वो नोटबुक आपने अपने हैंड में ले रखी है, राइट। मैकेनिकल फोर्स की बात कर लेते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कहीं कहीं पे क्या होता है कि हैवी लोड व्हीकल कहीं पे अगर एक बैरियर सा अगर बन जाता है तो ऐसे केस केस में हम लोग क्या करते हैं? क्रेन आती है,
ठीक है ना, और उस हैवी व्हीकल को उस पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक लेकर जाती है, ठीक है ना। तो वहां पर क्या है, मशीनरी के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, उस बैरियर को रिमूव कर रहे हैं। तो इस मशीनरी के थ्रू यहां पर फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है, इसलिए इसको हमने बोला मैकेनिकल फोर्स, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स की। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, हम कहते हैं बेटा फ्रिक्शनल फोर्स वो फोर्स होता है जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है ना। जब दो अनइवन सरफेसेस, अनइवन या फिर आप रफ सरफेस भी बोल सकते हैं, हम बोलते हैं जब दो अनइवन सरफेस या रफ सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो एक सरफेस दूसरे सरफेस को रेजिस्ट करता है, उसके मोशन को रोकता है, ठीक है ना। इस टाइप के फोर्स को हम बेसिकली बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। हम ये कहते हैं कि सरफेस जितना ज्यादा रफ होगा, फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा एक्सर्ट होगा। बात समझ में आ रही है, सरफेस जितना ज्यादा रफ होगा, फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा एक्सर्ट होगा, ठीक है ना। अब अगर फ्रिक्शनल फोर्स को और डीप में जाकर हम समझें तो फ्रिक्शनल फोर्स को हम जब कैटेगराइज करें तो हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स दो टाइप का होता है। एक हो गया आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक, दूसरा हो गया आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन समझ लेते हैं। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पोजीशन में है, रेस्ट पे है, तो विद द सरफेस उस पे जो फ्रिक्शन एक्सर्ट हो रहा होगा उसको हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना। अच्छा, अब एक चीज और है, स्टैटिक फ्रिक्शन में एक पॉइंट और आता है, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या आता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, तो हम ये कहते हैं बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है जो अप्लाई होता है ऑब्जेक्ट के सरफेस पे व्हेन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स टू मूव, ठीक है ना। मतलब ऑब्जेक्ट के चलने से जस्ट पहले तक जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन किसी ऑब्जेक्ट में एक्सर्ट होगा, दैट वुड बी इट्स लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्लियर है, जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट लिमिटिंग फ्रिक्शन को ओवरकम कर जाएगा तो वो चलना शुरू कर देगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन को अगर ओवरकम नहीं कर रहा है तो ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट की स्टेट पे ही रहेगा, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है ना। काइनेटिक फ्रिक्शन की बात अगर हम करें तो काइनेटिक फ्रिक्शन बेसिकली तब होता है जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो। भाई हम लोग चलते हैं तो फ्रिक्शन एक्सर्ट होता है कि नहीं होता, ये फ्रिक्शन ही तो है जिसकी वजह से हम लोगों के शूज है या सैंडल्स हैं, उनके सोल्स जो हैं वो क्या होते हैं, धीरे धीरे घिस जाते हैं। क्यों, क्योंकि अर्थ के साथ एक फ्रिक्शन एक्सर्ट हो रहा होता है और फ्रिक्शन की वजह से धीरे धीरे वो घिसना शुरू हो जाते हैं। अब काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करें तो यहां पर ये काइनेटिक फ्रिक्शन दो टाइप का होता है बेटा। एक हो गया आपका रोलिंग फ्रिक्शन और एक हो गया आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन समझ सकते हैं, मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर रोल कर रहा है, बॉल है, एक फुटबॉल ले लिया और फुटबॉल क्या करती है, रोल करती है। रोलिंग फ्रिक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का अमाउंट स्लाइडिंग फ्रिक्शन में जो फ्रिक्शनल फोर्स का अमाउंट होता है उससे कम अप्लाई होता है। बात मेरी समझ में आ रही है, क्यों, क्योंकि जब कोई बॉल रोल कर रही होती है तो अर्थ के साथ जो कॉन्टेक्टिंग एरिया होता है वो कम होता है और कॉन्टेक्टिंग एरिया कम होने की वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसमें कम एक्सर्ट होगा। जबकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें कॉन्टेक्टिंग एरिया ज्यादा होता है। भाई हम स्लाइड करते हैं, भाई बहुत सारे आपने देखा होगा स्लाइड वाले वो होते हैं, झूले होते हैं, उसमें हम स्लाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। आपका क्या है, फुल बॉडी उसके कांटेक्ट में आ रही है, फ्रिक्शन क्या होगा, ज्यादा एक्सर्ट होगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा एरिया कांटेक्ट में आएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा एक्सर्ट होगा। और रोलिंग फ्रिक्शन में कॉन्टेक्टिंग एरिया कंपैरेटिवली टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन काफी कम होता है एंड दैट इज वाई रोलिंग फ्रिक्शन में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड होता है वो काफी कम होता है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं बेटा नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स की। अब नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स में कई टाइप के फोर्सेस होते हैं, जैसे एक तो हो गया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये मार्कर है, इस मार्कर को
हमने क्या किया, अब मैं रिलीज कर रहा हूं, क्या हुआ, ये नीचे गया, क्यों गया, रीजन, अर्थ इस मार्कर पे एक फोर्स एक्सर्ट कर रही है। क्या अर्थ इस मार्कर के कांटेक्ट में आई, नहीं आई ना, अर्थ इस मार्कर पे एक फोर्स एक्सर्ट कर रही है, ठीक है ना, एंड ड्यू टू दैट फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये मार्कर नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो इसका पता क्या चलता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक नॉन कॉन्टेक्टिंग फोर्स है। बात समझ में आ रही है। इसी तरह से हम बात करें मैग्नेटिक फोर्स की, अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स की। तो मैग्नेटिक फोर्स में जैसे अभी हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, आपके पास एक मैग्नेट है, एक मैग्नेट है और आपने क्या किया, कुछ पीसेस ऑफ नेल्स, आयरन नेल्स ले लिया आपने। उन आयरन नेल्स के पास में जब आप मैग्नेट लेकर जाओगे, क्योंकि मैग्नेट की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है ना, अगर कोई आयरन का पीस उस फील्ड के बाहर है तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगा, मतलब वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो दैट इज आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और जैसे ही वो उस मैग्नेटिक फील्ड में आ जाएगा, मतलब क्या होए कि भाई देखो, जितना बड़ा पीस ऑफ आयरन मैग्नेट होगा बेटा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा बड़ी होगी, ठीक है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई ऐसा आयरन नेल क्लोज अगर आया तो क्या होगा, वो आयरन नेल ऑटोमेटिकली उस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो कैसा फोर्स हुआ ये, दिस इज ऑल्सो है नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, अब ऐसे समझ लो सिंपली, जैसे आपने अक्सर देखा होगा एक, कि आप एक स्केल लीजिए, स्केल को लिया और आपने अपने हेयर पे ऐसे से रब किया, ठीक, उसके बाद कुछ स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर आप लेकर आइए। जब आप उस स्केल को उस पीस ऑफ पेपर के क्लोज लेकर जाएंगे, पास में लेकर जाएंगे, तो वो पीस ऑफ पेपर क्या होंगे, उससे अट्रैक्ट होंगे। बात समझ में आ रही है। अट्रैक्ट क्यों होंगे, क्योंकि हम ये कहते हैं कि जब हम उस स्केल को अपने हेयर पे रब कर रहे हैं, तो जो पोर्शन स्केल का वो पार्ट जो हेयर के साथ रब हो रहा था, वो उसमें क्या हो गया, वो चार्ज हो गया। इसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। की भाई एक ऑब्जेक्ट को जब हम रब कर रहे हैं, तो रब करने की वजह से जो पोर्शन उसका रब हो रहा है, उस पोर्शन वो पोर्शन चार्ज हो जाए, इसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो होता क्या है कि स्केल को जब आप अपने हेयर पे रब करते हो, तो स्केल का वो पार्ट चार्ज हो जाता है। और ये चार्जेस की प्रॉपर्टी होती है कि एक चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। क्लियर है ना। तो जब स्मॉल पीस ऑफ पेपर आप उसके क्लोज लेकर आएंगे, तो क्या होगा कि वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या हुआ, एक नॉन कंडक्टिंग फोर्स, ठीक है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसी तरह आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स देखिए, जब हाई वोल्टेज की जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है बेटा, तो वो अपने, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। तो करंट जो है अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेती है। वो फील्ड बेसिकली इतनी स्ट्रांग होती है कि कई बार क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली अपनी तरफ पुल कर लेती है, ठीक है ना। तो इससे ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिकल फोर्स भी क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल फोर्स इज ऑल्सो एन नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स। बात समझ में आ रही है। तो ये बेसिकली आपके क्लास 8 में दीज आर द टाइप ऑफ फोर्सेस जो हम लोग पढ़ते हैं, कॉन्टैक्टिंग फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स। इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो यू मे आस्क, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं बेटा प्रेशर की। प्रेशर, क्या होता है प्रेशर, प्रेशर जिसको बेटा हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, हम कहते हैं प्रेशर इज एफ अपॉन ए, एफ फोर्स। बट यहां पर ये जो फोर्स है ये एक स्पेशल फोर्स होता है, इसी वजह से हम इस फोर्स को एक स्पेसिफिक नेम भी देते हैं। क्या बोलते हैं हम, कि प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। बात समझ में आ रही है। हम कहते हैं थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर, ठीक। प्रेशर जिसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं,
अब हम ये भी कहते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थ्रस्ट या फिर फोर्स, एंड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। इससे क्या समझ सकते हैं आप? डायरेक्टली प्रोपोर्शन है या इनवर्सली प्रोपोर्शन, इससे क्या मतलब? इससे मतलब ये है बेटा कि अगर हम फोर्स जितना ज्यादा एक्सर्ट करेंगे प्रेशर उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि प्रेशर एंड थ्रस्ट बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब यही होता है बेटा कि अगर एक की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरे की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी, और एक की वैल्यू अगर घटेगी तो दूसरे की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? घट जाएगी। क्लियर है ना? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया का मतलब क्या है? इसमें मतलब यह है बेटा कि अगर एरिया बढ़ेगा, एरिया अगर बढ़ाएंगे तो प्रेशर रिड्यूस होगा, और एरिया अगर घटाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा। आप ऐसे देख लो बेटा कि जितने भी कटिंग वाली जितनी भी चीजें होती हैं वो कैसी होती है? शार्प होती है। शार्प क्यों होती है? क्योंकि एरिया अगर कम होगा तो नॉर्मल फोर्स में भी एक अच्छा प्रेशर एक्सर्ट होगा, लेकिन अगर वो शार्प नहीं हुई, उसमें तेज धार नहीं हुई, चाकू ले लो, चाकू अगर शार्प नहीं है मतलब धार तेज नहीं है तो क्या होता है? आपको कोई चीज काटने के लिए ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करना पड़ता है, लेकिन अगर वहीं पे चाकू अगर धारदार है, शार्प है, तो क्या होता है? आप अपने नॉर्मल फोर्स से भी चीजों को इजिली कट कर लेते हो। बात समझ में आ रही है? एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे अक्सर ये बोला जाता है कि भाई अगर मान लो हम डेजर्ट में पैदल चल रहे हैं, जब हम वॉक करते हैं तो हमारे जो सोल होते हैं वो क्या होते हैं? रेत के अंदर धंस जाते हैं, जबकि अगर हम उसी सैंड पे लेट जाते हैं तो हमारी बॉडी नहीं धंसती। रीजन क्या है? देखो, जब हम खड़े होते हैं तो हमारा जो पैरों का एरिया होता है वो कम होता है, और हमारी बॉडी का जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो तो उतना ही है। इस वजह से प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट हो रहा होता है, और प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट होने की वजह से क्या होता है? हमारे पैर जो होते हैं वो रेत के अंदर धंस जाते हैं, जबकि जब हम लेट जाते हैं तो हमारी बॉडी का एरिया क्या है? बढ़ जाता है। अब एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा? रिड्यूस होगा। इस वजह से अगर जब हम लेटते हैं तो क्या होता है? हमारी बॉडी जो है वो रेत के अंदर नहीं धंसती। बात समझ में आ रही है ना? तो अच्छा, अब हम बात कर रहे थे, हमने ये बताना भूल गए आपको कि थ्रस्ट और फोर्स में डिफरेंस क्या होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्रस्ट एंड फोर्स? तो देखो, हम ये कहते हैं बेटा, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है बेटा, ये कोई ऑब्जेक्ट है, हम ये कहते हैं किसी ऑब्जेक्ट में हम फोर्स किसी भी एंगल से एक्सर्ट कर सकते हैं, किसी भी एंगल से हम फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट पे के सरफेस पे अगर फोर्स परपेंडिकुलर एक्सर्ट हो रहा है, a force is making an angle 90 डिग्री विद द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो उस फोर्स को बेसिकली हम थ्रस्ट बोलते हैं। ये नॉर्मल सा डिफरेंस है एक नॉर्मल फोर्स और थ्रस्ट के बीच में। बात समझ में आ रही है क्या? कि फोर्स हम किसी ऑब्जेक्ट में किसी भी एंगल से एक्सर्ट कर सकते हैं, बट अगर हम बात थ्रस्ट की करेंगे तो थ्रस्ट एक ऐसा फोर्स होगा जो सरफेस पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। क्लियर है ना? ठीक है, अगर इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो यू मे आस्क। ठीक, ओके।